हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th का टॉपिक है सिंपल इक्वेशंस, जिसमें हम बात करेंगे सिंपल इक्वेशंस की को समझेंगे और उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पास क्या है। सपोज हमने कोई इक्वेशन लिखी, तो ये जो बच्चों हमने एक इक्वेशन लिखी, इसे हम कहेंगे ये लिखी गई है इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है? क्योंकि हेयर वी हैव नंबर्स, हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और उनमें से एक नंबर किसी वेरिएबल के साथ जुड़ा है। जो आपको ये अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हम इन्हें मानेंगे वेरिएबल और ये नंबर्स है हमारे कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो निर्भर करेगी आपको दिए गए क्वेश्चन के ऊपर, या फिर आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बस ऐसे ही एक्सप्रेशंस को हम क्या कहेंगे, ये 6x+2 भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल है और कहीं दो हमारे कांस्टेंट है, ऐसे एक्सप्रेशंस को कहेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इस बात को समझते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। आपकी किताब में ये एक एग्जाम्पल दी गई है, आइए इसको स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, कविता ऑर्डर्स। कविता ने ऑर्डर की, पहले तो इसे सिंपल तरीके से समझेंगे। कविता ने ऑर्डर की 5 सीडीज, 5 सीडीज उसने ऑर्डर की। नंबर ऑफ सीडीज कितना है? 5। ईच सीडी कॉस्ट, हर एक 1 सीडी की जो कॉस्ट है दैट इज ₹15, वो 15 रुपए की एक सीडी है। और बच्चों वो ऑर्डर करती है, सपोज उसने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्डर मंगवाया है, यू ऑल नो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, एनीथिंग एल्स। तो जब भी हर एक ऑर्डर पर उसे शिपिंग चार्ज देने पड़ते हैं। शिपिंग चार्ज कितने? शिपिंग चार्ज मान लेते हैं उसको 5 रुपए देने पड़ते हैं। सो फाइंड टोटल कॉस्ट। तो कई बच्चों के लिए तो ये सम इट्स वेरी सिंपल, वो आसानी से कर लेंगे। कैसे करेंगे? कितनी सीडीज मंगवा रही है? 5 सीडीज मंगवा रही है। एक सीडी कितने रुपए की है? 15 की। तो 5 कितने की हो जाएंगी? 5 × 15, मतलब इतने रुपए खर्चने पड़ेंगे। एक सीडी 15 की है तो 5 सीडीज ज्यादा रुपीस की होंगी। सो ज्यादा के लिए की जाएगी मल्टीप्लाई, प्लस 5 रुपए उसे शिपिंग चार्ज भी देने पड़ रहे हैं। तो टोटल कितना हो गया? 75 + 5 एंड दिस इज 80 क्या रुपीस। टोटल उसे इस शिपमेंट के लिए, इस पूरे ऑर्डर के लिए कितने पे करने पड़ेंगे भाई? 80 रुपए, 80 रुपीज उसे पे करने पड़ेंगे। अगर हमने इस चीज को, ये तो थी सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म में, अगर बच्चों हम इसे लिखना चाहें इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो चलिए देखते हैं कैसे हम इन चीजों को लिख सकते हैं। तो ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल और समझते हैं इस बात को। दूसरा एग्जाम्पल है, कविता ऑर्डर्स बुक्स। कविता ने क्या ऑर्डर की हैं? बुक्स ऑर्डर की हैं, किताबें ऑर्डर की हैं। नहीं पता कितनी की हैं। पहले तो पता था कि 5 सीडीज ऑर्डर की हैं। नाउ आई हैव नो नॉलेज कि कितनी बुक्स उसने ऑर्डर की है, इस बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं। मान लेते हैं उसने ए बुक्स, या एन लिख लो, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, ए बुक्स उसने ऑर्डर की है। मुझे नहीं पता उसने कितनी बुक्स ऑर्डर की हैं, सो आई कंसिडर उसने एन बुक्स कंसिडर मंगवाई है। ईच कॉस्ट ₹100। एक बुक की कॉस्ट कितनी है भाई? 100 रुपया, 100 रुपीज। शिपमेंट चार्ज कितने लगते हैं? शिपिंग चार्जेस लगते हैं ₹8। सो
शिपिंग चार्ज कितने हैं? दैट इज ₹8, 8 रुपए हैं। अब बच्चों पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को किस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? n बुक्स हैं, पता नहीं कितनी है, 2, 3, 4, 10, 8, 10, पता नहीं। n बुक्स हैं, एक बुक की कीमत 100 रुपया है, n की 100 रुपीज हो जाएगी, n इंटू 100। n किताबों का मूल्य ज्यादा होगा, n इंटू 100 प्लस ये है रुपीज में। शिपिंग चार्ज 8 रुपए ऐड कर देंगे। कैसे लिखोगे इसे? जब तक इस n की वैल्यू नहीं पता आप अपना आंसर नहीं निकाल सकते। कैसे लिख देंगे? 100n प्लस 8। तो ये जो हमें एक एक्सप्रेशन मिला, एक रिलेशन मिला, क्या कहा जाएगा इसे? दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप यू क्लियर कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए, दिस इज योर एक्सरसाइज 4। इससे रिलेटेड हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस और समझते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। आइए ले लेते हैं एक क्वेश्चन। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों क्या कहा है इस क्वेश्चन में? द सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9। हमें क्या करना है? इस चीज को लिखना है इक्वेशन में। द सम ऑफ नंबर्स, कौन से नंबर्स? x and 4 is 9। तो इन क्वेश्चंस को हमने इस तरह से आपको एक स्टेटमेंट फॉर्म में दिया होगा, आपको क्या करना है? इक्वेशन फॉर्म में उसे लिखना होगा। सबसे पहले 1-2 पॉइंट्स को ध्यान में रखो। अगर आपको बोला होगा इज का मतलब है इज इक्वल टू, कहीं पर लिखा होगा, जैसे अब यहां लिखा था द सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9। इज का अर्थ होगा इज इक्वल टू। टाइम्स का अर्थ होगा, ये आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान में रखने होंगे, मल्टीप्लाई इनटू। टाइम्स का अर्थ होगा इनटू। अगर लिखा होगा 3 times of a number means that is 3x, तो आपने इस तरह से याद रखना है। अगर लिखा होगा टेक अवे, टेक अवे, टेक अवे को आप समझें दैट इज सब्ट्रैक्शन, वो है हमारे पास सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। टेक अवे मतलब उससे उस चीज को दूर लेके जाया जा रहा है। 1/4, 3/4, 2/4, 1/3, वो तो आप जानते हैं, उसका मतलब है 1/4 1/4, 1/3 1/3, 2/3 2/3। तो ये सब बातें तो यू ऑल नो। सो बाकी सिंपल शब्दों में लिखा हो मोर हो देन ऐड होगा, लेस हो देन सब्ट्रैक्शन होगा। तो यू ऑल नो अबाउट दिस। तो चलिए ले लेते हैं एक और हमारा क्वेश्चन। द नंबर ऑफ बी, अब हमारे पास नेक्स्ट है द नंबर ऑफ बी। द नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय 5 गिव्स। अब अगर हमें गिव्स भी लिखा हो देन इट्स मीन इज इक्वल टू। इज लिखा हो, गिव्स लिखा हो देन इट्स मीनिंग इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ यू टेक अवे 6, अब देख लीजिए, टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, मैंने अभी आपको बताया 6 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। 6 टाइम्स y से टेक अवे मतलब माइनस कर देते हो 6 को, यू गेट मतलब इज इक्वल टू 60। तो इज इक्वल टू के लिए हमने कितने शब्द सीखे? इज सीखा इज इक्वल टू के लिए, गिव्स सीखा एंड यू गेट सीखा। इन शब्दों का अर्थ क्या होगा? मीन्स इज इक्वल टू। यू गेट मतलब हमें मिलता है, मिलता है मतलब दैट इज इक्वल टू 60। बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन की। 1/4 ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 1/4। अब बच्चों जो नंबर हमें नहीं पता
उसे हम कंसीडर करेंगे वेरिएबल, क्योंकि हम यहाँ पर डेफिनेट श्योर नहीं है कि 1/4 किसका। तो इसलिए हम इन सब को क्या कहेंगे, ऑल दीज आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, बिकॉज आई हैव नो नॉलेज कि x कौन है, b कौन है, y कौन है एंड x कौन है. So all these are the variables. So 1/4 of a number, I have no knowledge कौन है ये number, this is x, y, z, a, b, c, anything else, कुछ भी हो सकता है. तो मैंने कंसिडर कर लिया this is x. Of a number -4, very simple words, सिंपल शब्दों में लिखा है, gives 4. So I hope आप समझ गए कि आपको अगर स्टेटमेंट फॉर्म में दिया गया है, so how can you write all these expressions. So बच्चों आइए अब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिनमें हमें इक्वेशन दी होगी और हमें उनकी क्या लिखनी होगी, स्टेटमेंट्स लिखनी. अब बच्चों हमें दिया गया है p + 4 = 15 और कहा गया है राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म्स. इन इक्वेशंस को किसमें लिखें, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखें. सो p + 4 = 15 क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, 4 is added to p gives 15. 4 is added to p gives 15. या फिर किस तरह से लिख सकते हो, 4 more than a number gives 15. 4 more than a number, पर वो नंबर हम जानते हैं, वो वेरिएबल कौन है, वो p है. तो हम लिख सकते हैं 4 more than p gives 15 या फिर 4 added to p gives 15. नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 2, m - 7 = 3. कैसे लिखेंगे, 7 subtracted from m gives 3. मतलब जहां पर वर्डिंग कहां पर निर्भर करेगी, कुछ मेन शब्द हमारे, जैसे कि यहां पर सब्ट्रैक्शन है तो यहां पर आपने लेस, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्टेड या टेक्स अवे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है. कैसे लिख सकते हैं इसको, 7 टेक्स अवे फ्रॉम m gives 3. हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. सरल भाषा में लिखना चाहो, 7 लेस फ्रॉम m gives 3. 7 लेस फ्रॉम m gives 3. सिंपल शब्दों में लिखना चाहो इस तरह से लिख सकते हो, या लिख सकते हो 7 टेक्स अवे फ्रॉम m gives 3. ओके, अगला है बच्चों आपके पास नंबर 3, 3m/5 gives 6. कैसे लिखोगे, 3/5 of m gives 6. 3/5 of m, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3/5 जो अक्षर अपॉन में होगा, डिनोमिनेटर में होगा, उसे 5 नहीं लिखेंगे, 3/5 नहीं लिखेंगे, उसे लिखेंगे 5th. 4th, ऐसे कोई अक्षर अगर हमारे डिनोमिनेटर में हो, जैसे कि हमने शो करना हो 1/4 ऑफ अ नंबर, तो 1/4 होगा. अगर हम बोलेंगे 4 ऑफ अ नंबर, 4 ऑफ अ नंबर का अर्थ समझा जाएगा दिस इज, तो 1/4 बोलेंगे, 1/3 बोलेंगे, 1/5 बोलेंगे. तो जो अक्षर डिनोमिनेटर में नीचे आ गया है उसे कभी भी 5 नहीं बोलेंगे, 3/5 ऑफ अ नंबर नहीं बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा 3/5. याद रखें. सो 3/5 ऑफ m gives 6. इज भी लिख सकते हो और गिव्स भी लिख सकते हो. सो आई होप आप समझ गए कि अगर हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है उसे कैसे स्टेटमेंट में लिखें, और अगर हमें स्टेटमेंट दी गई है तो उसे कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखें. फर्दर इससे रिलेटेड बच्चों हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि आगे चलकर
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनेंगे आपका सहारा। पर यहीं से हमने क्या है, अपने कंसेप्ट को करना होता है क्लियर। तो बातों को समझें, रट्टा लगाने की बजाय, याद करने की बजाय हमारे साथ जुड़े बेसिक नॉलेज के लिए। सो तब तक पढ़ते रहें, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।